आज की कक्षा जैसा आप जानते हैं कक्षा 12वीं में भौतिक विज्ञान इकाई 1 स्थिर विद्युत के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज स्थिर विद्युत से। जैसा कि इसका नाम ही है स्थिर विद्युत, अर्थात एक ऐसी विद्युत जो बहे ना, स्थिर रहे। ये जानेंगे कि क्यों उत्पन्न होती है। तो अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार है, थोड़ी आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत जब दो कुचालक पदार्थों का घर्षण कराया जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। क्योंकि इसमें बहने का गुण नहीं होता, अतः इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। तथा वस्तुएं जिनमें घर्षण द्वारा आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हें हम विद्युतमय या आवेशित वस्तुएं कहते हैं। तो एक प्रकार से अपन ने यहाँ पर जाना कि अगर विद्युत स्थिर रहती है, उसमें बहने का गुण नहीं होता, तो उसको अपन स्थिर विद्युत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना है कि सुचालक पदार्थों को रगड़ेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, स्थिर विद्युत नहीं उत्पन्न होगी। वहाँ पर वास्तव में कुचालक पदार्थों को ही आपस में रगड़ करके स्थिर विद्युत या उनको आवेशित किया जा सकता है। सुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो आवेश उनका एक दूसरे में परस्पर फैल जाता है, वह केंद्रित नहीं रह पाता है। इसलिए सुचालक पदार्थों को रगड़ करके आवेशित नहीं किया जा सकता। उनको आवेशित करने की और भी विधियाँ होती हैं, जैसे चालन विधि, प्रेरण विधि। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ कुछ पदार्थों के उदाहरण भी देख लेते हैं जिनको कि आपस में रगड़ने पर किन पर धन आवेश उत्पन्न होता है, किन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखते हैं कुछ वस्तुएं। तो विद्यार्थियों अपन यहाँ पर देखें कि कुछ वस्तुएं जिनको आपस में रगड़ने पर किस प्रकार से भी आवेशित हो जाती हैं। वो कुछ उदाहरण है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर रगड़ी जाने वाली वस्तुएं कांच और रेशम, यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर यदि रगड़ा जाए तो कांच पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम पर ऋणावेश। इसी प्रकार फर पर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए तो फर धनावेशित हो जाता है और एबोनाइट ऋणावेशित। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि ऊन और प्लास्टिक, तो ऊन की स्वेटर इत्यादि उस पर प्लास्टिक की छड़ रगड़ें तो ऊन पर धनावेश और प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार ऊन और रबर में अगर घर्षण कराया जाए तो ऊन धनावेशित हो जाता है और रबर ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर एक बात और जानना है, वैसे आपको पता ही होगा कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अच्छा, आप थोड़ी सा ये भी तो जानने की आवश्यकता यहाँ पड़ती है कि वस्तु में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, वस्तु में आवेश उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है तो कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इसके लिए कुछ उपकरण होना चाहिए, कुछ यंत्र होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसके लिए है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी कार्यविधि इत्यादि। विद्यार्थियों किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ और है तो वह किस प्रकृति का है, इसका ज्ञान हमें स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से होता है। इसका ज्ञान कराने वाले उपकरण को हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। इसकी संरचना यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि ये एक कांच की बोतल है, ये कांच की बोतल है, ये पूरी यहाँ से कांच की बोतल है और इसमें सबसे ऊपर ये पीतल की डिस्क, पीतल की चकती लगी रहती है और उसको अपन यहाँ पर कुचालक ढक्कन की सहायता से, ये पीतल की रॉड है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पीतल की रॉड है, ये तो पीतल की छड़ की सहायता से अंदर बोतल के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं और
यहाँ पर उसके जो निचला सिरा होता है जो कांच की बोतल के अंदर है, उसमें स्वर्ण पत्र, पतले पतले स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं और उन्हीं के बिल्कुल सामने इस साइड और इस साइड ये धातु की पन्नी लगी रहती है। और जो एक साइड की धातु की पन्नी का संपर्क भूमि से करा देते हैं, वो भू संपर्कित होती है। तो ये आपने उपकरण की संरचना देखी, ये क्या है, पीतल की चकती, और यहाँ से लेकर के इतने भाग में ये पूरा ये रबर का कुछ अलग ढक्कन लगा रहता है जो बिल्कुल फिट रहता है इस पर, और ये कांच की बोतल के ऊपर लगा रहता है। और ये जो रॉड है ये पीतल की रॉड है, ये वाली पीतल की रॉड है। और इसके बाद यहाँ पर ये धातु की पन्नी पतली पतली रहती है और यहाँ पर ये स्वर्ण पत्र हैं, इसलिए इस यंत्र को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में जाने, तो इसके लिए अभी मैं सारणी से पूरा बता दूंगा। सिर्फ अभी इतना जान जाएं कि जिस वस्तु पर आवेश का परीक्षण करना होता है उसे हम कहाँ ले जाते हैं पास में, उसे हम ये पीतल की चकती के पास ले जाते हैं। और क्या नोट करते हैं अपन, अवलोकन क्या करते हैं कि ये जो स्वर्ण पत्र जो लगे हुए हैं इनमें क्या कोई फैलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका अध्ययन करके हम किस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है तो किस प्रकृति का है, यह हम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ी इसे हम एक सारणी की सहायता से समझते हैं। आप लोग चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा आवेश का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर कैसी स्थिति है, यदि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में पहले से कोई आवेश नहीं दिया गया, वह अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। आप उसके पास यदि वो जो चकती डिस्क जो अपन ने जानी थी उसके पास अगर कोई वस्तु अपन लाते हैं और नीचे जो स्वर्ण पत्र लगे थे उन पर कोई फैलाव नहीं होता, तो स्पष्ट है कि जो वस्तु लाई गई है डिस्क के पास वह कौन सी होगी, उदासीन होगी, उस पर कोई आवेश नहीं होगा, अनावेशित होगी। अच्छा, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि फैलाव जो है, जो ऑटोमेटिक पहले से फैले थे उसका बदलना हो जाए, बदलना, फैलाव का बदलना, अर्थात फैलाव घट जाए या बढ़ जाए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि उस वस्तु पर जरूर कोई ना कोई आवेश था, यानी वह वस्तु आवेशित थी। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि यदि आपने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर पहले से ही धन आवेश दे रखा है, अर्थात स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर कौन सा आवेश पहले से है, धन आवेश। अब डिस्क के पास, पीतल की जो डिस्क है उसके पास उस वस्तु को लाते हैं अपन ऐसे करके, उसमें टच नहीं करना, उसके पास लाना है ऐसे करके, ये लाना है ऐसे। तो जब लाएंगे और फैलाव जो पहले से इतना था जैसे इतना, अब वो और बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। काय का स्वर्ण पत्र जो लगे हुए हैं वो इतने रहे होंगे तो उसका फैलाव यदि और बढ़ गया तो स्पष्ट है कि वह कौन सा होगा, वो जो छड़ है उस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आप तो जानते हैं ना सजातीय आवेशों पर क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो पहले से धन था और धन और आ गया तो उसमें प्रतिकर्षण हुआ। इसके विपरीत हम देखते हैं कि यदि आपने उस छड़ को लाया है जिस पर आवेश का परीक्षण करना है और फैलाव जो पहले से इतना था वो और घट गया ऐसे करके, और घट गया, तो स्पष्ट है कि जो तुम्हारे द्वारा जो लाई गई छड़ थी उस पर कौन सा आवेश था, ऋण आवेश। और ये क्यों अच्छा फैलाव घट गया, वही सीधी सी बात है कि जब विजातीय आवेश आएंगे तो उनमें आकर्षण होगा, तो आकर्षण हो गए तो इसलिए पास पास आ गए पत्र, है ना। अच्छा, तीसरी स्थिति ये देखते हैं कि अगर आपने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर पहले से कौन सा आवेश दे रखा हुआ है, ऋण आवेश दे रखा हुआ है। अब ऋण आवेश दे रखा हुआ काय पर ध्यान दीजिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर। अब आप छड़ ला रहे हैं, पीतल की चकती के पास ऐसे करके छड़ आपने लाया और फैलाव फिर से बढ़ गया, तो वही बात, प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण हुआ यानी कि ऋण आवेश उस छड़ में होगा तभी तो उसमें फैलाव हुआ, अर्थात छड़ पर कौन सा आवेश है जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं, ऋण आवेश। और यदि फैलाव घट गया तो फैलाव घट गया तो धन आवेश, क्योंकि आकर्षण हो गया, ऋण पहले से था
क्षण लाए, क्षण पर यदि धन आवेश रहा होगा तभी तो आकर्षण हुआ होगा, इसलिए तो फैलाव घट गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से क्या पता लगाया जा सकता है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, और है तो किस प्रकृति का है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अपन जाने कि स्थिर विद्युत या आवेश उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपन आवेश के बारे में जान जाए कि आवेश आखिर है क्या। यहाँ आप परिभाषा नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आवेश के बारे में कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसके प्रभाव का अनुभव करता है। तो ये आवेश की परिभाषा हुई। बताया जा चुका है कि आवेश अदिश राशि, इसका SI मात्रक कूलाम और विमीय सूत्र AT होगा। अब अपन पढ़ेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसको समझें। तो कुछ उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। तो विद्यार्थियों अपन देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण से कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो जैसे परमाणु सोडियम का अपन ने उदाहरण लिया, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका विन्यास देखेंगे अपन तो 2, 8 और 1, 8 2 10 11। तो यहाँ पर यह परमाणु कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक होगा, या कि ये भाई 7 इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ग्रहण, या कि फिर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो क्या आसानी जाएगी, स्वाभाविक है कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ये ज़्यादा पसंद करेगा। तो अब देखते हैं कि सोडियम जिसका 11 था परमाणु क्रमांक, इसने क्या कर दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं त्यागा ना, प्रोटॉन तो नाभिक में है ना, तो प्रोटॉन तो कितने रहे होंगे इसमें, यह शुरू में समझ लें यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कितने 11 और प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन भी यहाँ पर 11 फर्स्ट कंडीशन पर। लेकिन जहाँ पर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन तो कितने बचे, 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11। तो यानी कि 1 प्लस प्रोटॉन यानी प्लस, तो यानी 1 प्लस एक्स्ट्रा रह गया ना इसमें, तो यानी कि इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दें, इसका विन्यास 2, 8 और ये 7। अब इसके बाह्यतम कक्षम अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या कि फिर 7 त्यागना, 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या सुविधाजनक जाएगा, क्या अच्छा रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए अच्छा होगा, 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में आसानी जाएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये। तो अब यहाँ समझते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17, यानी इसमें 17 यानी कि समझ गए 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं और 17 प्रोटॉन भी हैं इसमें। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं बोलूँ 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर लेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर क्लोरीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पर, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, लेकिन प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन जितने पहले थे उतने ही थे ना, प्रोटॉन 17। तो यहाँ पर देखो क्या अतिरिक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश, क्योंकि एक्स्ट्रा ऋण है, इलेक्ट्रॉन ऋण है। तो ये अपन ने यहाँ पर जाना कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके
यानी कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अगर हो जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर ही आधारित है। अब हम इसको थोड़ी सा डिटेल में लिख लें, आपको लिखवा दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में आए तो उसका आंसर देते बने। तो हम यहाँ पर लिखे लेते हैं, फिर समझा देते हैं। और तो विद्यार्थी नोट करते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहाँ पर थोड़ी सा अपन लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे कि कोई भी पदार्थ या वस्तु अणुओं से मिलकर बनती है एवं अणु परमाणुओं से। परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। नाभिक के निकट के इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। यानी वहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, तो तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, इसलिए इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, हाँ इसके आगे मैं फिर से लिख दे रहा, बाह्यतम कक्षा क्या कह रहे थे अपन कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी समझे ना कि ये जैसे नाभिक हुआ और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, तो बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच में क्या बढ़ गई? दूरी बढ़ गई ना। तो दूरी बढ़ जाने के कारण आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम रहता है, तो इन्हें अल्प ऊर्जा दे करके मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि ये बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः इनको अपन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी पदार्थ के आवेशन के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी पदार्थ आवेशित होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या आवश्यक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। यानी आवेश उत्पन्न करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। अब आगे समझते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जैसे यहाँ मान लो एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है, तो A से निकल करके अगर B में इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन A से निकल करके कहाँ में चले गए? तो B में चले गए यदि, यानी कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो इसलिए पहला पदार्थ यानी कि ये वाला पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ये कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? इसमें बी वाले में, यहाँ सेकेंड जो है, यहाँ पर इसमें दूसरा परमाणु रहेगा, उस पर ये ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर ये इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में निकल करके चले जाते हैं, इसलिए पहले में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो धनावेशित हो जाएगा, और दूसरा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ऋण आवेशित हो जाता है वो। जैसे एक उदाहरण भी अपन दे सकते हैं कि यहाँ पर कांच एवं रेशम को आपस में, कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? कांच से रेशम में चले जाते हैं, इसलिए कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तो सार संक्षेप की बात इतनी ही है कि इलेक्ट्रॉनों की जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु या पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। यही आवेश। यहाँ पर अपन आवेश की मात्रक और देख लें। आवेश की मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक अपन ने जाना था। एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है।
और CGS क्या है? CGS मात्रक है, CGS मात्रक स्थिर कूलाम, स्थिर कूलाम। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है? अच्छा, एक इसका चुंबकीय मात्रक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसका विद्युतीय चुंबकीय मात्रक है एब कूलाम, एब कूलाम। इनमें थोड़ी से संबंध देखें। एक कूलाम बराबर होता है एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम, एब कूलाम। और एक कूलाम बराबर ही होता है 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। अब आपको एब कूलाम स्थिर कूलाम में संबंध लेना है, तो कैसे दे सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 1/10 एब कूलाम, ये दोनों बराबर है ना, 1/10 एब कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। ये थोड़ी सा अपन ध्यान रखेंगे। तो एक एब कूलाम कितना हो जाएगा? एक एब कूलाम बराबर, ये वाला 10 कहाँ जाएगा? तिर्यक गुणा होकर के यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ था, अब हो जाएगा 10 स्थिर कूलाम। यानी कि एक एब कूलाम बराबर 3 × 10⁻10 स्थिर कूलाम और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। इसके छोटे मात्रक भी होते हैं, कह के आवेश के छोटे, ये कूलाम, ये आवेश का बड़ा मात्रक है, ये कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक, बड़े मात्रक। अब इसके छोटे मात्रक भी होते हैं, उनको भी अपन देख ही लेते हैं। छोटे मात्रक जैसे माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, इसके बारे में भी जाने। तो एक माइक्रो कूलाम ये छोटे मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है। एक म्यू बनाया है अपन ने, ये माइक्रो बोलेंगे। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम और एक माइक्रो कूलाम, ये म्यू सी, माइक्रो कूलाम, इसी को अपन पिको कूलाम भी बोलते हैं, पिको कूलाम। यहाँ कितना था? 10⁻6, तो ये 12 हो जाएगा, 10⁻−12 कूलाम। ये इनके छोटे मात्रक हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, पता ही होगा आपको, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। अच्छा, मूल कण के पदार्थ का मूल कण किसको कहते हैं? मूल कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मूल कण बोलते हैं। तो फिर मूल आवेश का मान पूछ लिया आपसे कि मूल आवेश कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही मूल आवेश होगा, 1.6 10⁻−19 कूलाम, मूल आवेश पर मान हो गया। तो और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी थोड़ी सा क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं, उसमें पूछते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान होता है, ये आपने नोट किया है ना। अब थोड़ी सी एक बात और मैं पूछ लूँ, यदि किसी वस्तु पर धन आवेश आ गया है, घर्षण कराने पर धन आवेश आ गया है, तो उसके भार में कमी आएगी, वृद्धि होगी, या नहीं बदलेगा, क्या होगा? थोड़ी आप सोचें। तो थोड़ी सी मैं बता दूं, इसके बारे में भी बता दूं, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं।
कि किसी वस्तु पर धन आवेश होगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में, उसके द्रव्यमान में। देखें, अगर धन आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश, तो धन आवेश कब उत्पन्न हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से उत्पन्न हुआ होगा। और इलेक्ट्रॉन पर भी तो आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी तो द्रव्यमान होता है, यानी एक प्रकार से द्रव्यमान कुछ न कुछ कमा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी। क्या होगा, क्या समझ में आया कि अगर किसी वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हुआ तो उसका जो पहले का द्रव्यमान था और अब के द्रव्यमान में वहाँ पर कमी आ जाएगी। और अगर ऋण आवेश आ गया उस वस्तु पर, ऋण आवेश आ गया है, तो ऋण आवेश कैसे आया, इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अरे इलेक्ट्रॉन पर भी तो द्रव्यमान होता है, अभी अपन ने जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया यानी कुछ एक्स्ट्रा द्रव्यमान बढ़ गया, तो यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि अगर किसी वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो गया है तो उसके बताओ, उसके भार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, नहीं होगा, घटेगा या बढ़ेगा, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो अपन ने आज आवेश के बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, कूलाम का नियम इत्यादि आगे की पढ़ाई करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से अनुरोध है कि ये मेरा छोटा सा प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्रमशः नियमित रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी पढ़ते जाएंगे और कोर्स भी होता रहेगा। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।